गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने महात्मा गांधी जी का दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन अध्ययन किया था। आज हम इनकी जो शैक्षिक विचारधारा है उसका विश्लेषण करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इनकी जो शिक्षा दर्शन है उसकी विशेषताओं या उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है आत्मनिर्भर शिक्षा योजना। तो अगर हम गांधी जी की जो शैक्षिक विचारधारा है उसका विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि उन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। चूँकि महात्मा गांधी जी के समय में भारत एक गुलाम मुल्क था और यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ जनसाधारण की शिक्षा के लिए कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं की हुई थी। तो इसलिए गांधी जी ने ये विचार दिया कि शिक्षा को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे विद्यालय के खर्च खुद निकल आए। इसलिए इन्होंने बेसिक शिक्षा योजना जो दिया है, क्राफ्ट आधारित शिक्षा की जो बात कही है, उसके अंतर्गत ये था कि विद्यालय में बच्चे विभिन्न क्राफ्ट्स को सीखेंगे और विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करेंगे और उन वस्तुओं को मार्केट में बेच के उससे जो धन प्राप्त होगा उससे विद्यालय का खर्च निकलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो किसी पर डिपेंड होने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था खुद आत्मनिर्भर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी पहली ये विशेषता निकल के आती है कि उन्होंने आत्मनिर्भर शिक्षा योजना की बात कही है। दूसरा, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल। तो अगर हम गांधी जी की विचारधारा को देखें तो उन्होंने बालक के हर पक्ष के विकास पर बल दिया है। उन्होंने बालक के शारीरिक विकास पर बल दिया है, मानसिक विकास पर बल दिया है, सामाजिक विकास पर बल दिया है, संवेगात्मक विकास पर बल दिया है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया है, आध्यात्मिक विकास पर बल दिया है। मतलब अगर देखा जाए तो बालक के हर पक्ष पर बल दिया है। अब इसको समझते हैं कैसे। वैसे तो हमने जब महात्मा गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे तो उसमें सारे उद्देश्य थे ही। फिर भी अगर हमने जो उनकी क्राफ्ट आधारित शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो देखते हैं कि उससे बालक का हर पक्ष का विकास होता था। जैसे आप ये देखो कि महात्मा गांधी जी की शिक्षा में उसमें बालक विभिन्न क्राफ्ट्स को सीखता था, तो जिससे उसका शारीरिक यानी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ प्रशिक्षित होती थी, तो जिसके अंतर्गत उसका शारीरिक विकास भी होता था और मानसिक विकास भी होता था। चूँकि बालक समूह में कार्य करते थे इसलिए सामाजिक विकास भी होता था। संवेगात्मक कैसे एक दूसरों के साथ सही ढंग से बिहेव करना है, ये संवेगात्मक विकास भी कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से जब हम सामूहिक क्रियाएं करते हैं तो वो होता ही होता है। नैतिक एवं चारित्रिक यानी ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की बात भी हो रही है इसमें। और सर्वोदयी समाज की जो बात है, अब यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको वही कार्य करने पड़ते थे। इसलिए अगर हम ये देखें तो इससे ये निकल के आता है कि हाँ, इसमें बालक के हर पक्ष के विकास पर बल दिया गया है महात्मा गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था में। फिर इसके बाद है वास्तविक जीवन की तैयारी। तो अगर आप ये देखो तो गांधी जी की जो शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता निकल के आती है कि बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर रहे थे। क्योंकि आप जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था अगर देखा जाए तो कृषि आधारित थी। पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी, अब तो फिर भी, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश में है। तो जाहिर सी बात है बालक को विद्यालय में वास्तविक जीवन के लिए तैयार किया जा रहा था, हवाई किले बनाने के लिए नहीं। जैसे वर्तमान शिक्षा अगर देखें तो बालकों को बड़ी बड़ी डिग्रियां तो प्रदान कर दे रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो बेरोजगार हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने जो शिक्षा की संकल्पना दी या जो शिक्षा की विचारधारा प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने कहा कि बालक को उसके लिए तैयार किया जा रहा है जो आगे चलकर उसे फेस करना है। तो अगर देखा जाए तो इसकी एक प्रमुख विशेषता निकल के आती है कि ये बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती थी। इसके अलावा वर्ग भेद की समाप्ति। तो अगर हम ये देखें तो गांधी जी की जो शिक्षा में हमें एक और विशेषता नज़र आती है, उसमें है वर्ग भेद की समाप्ति। यानी जो वर्ग यानी विभिन्न जातियों या वो जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर आदि आधारों पर जो वर्ग विभेदीकरण था
वो भी इसके माध्यम से समाप्त हो सकता था, क्योंकि चाहे वो किसी भी वर्ग का बालक हो, सारे बच्चों को वो सारे कार्य करने पड़ते थे। यानी वही जो क्राफ्ट के माध्यम से शिक्षा जो दी जाती थी, तो उसमें सारे बच्चों को वो चटाई बुनना या डलिया बनाना, टोकरी बनाना, या जो भी जिस तरह जो भी क्राफ्ट परिस्थितियों के अनुसार सिखाए जाते थे बच्चों को, तो वो कार्य सारे बच्चों को करने पड़ते थे। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो वर्ग विभेद की समाप्ति होती थी। और इसको आप ये देखो कि इसी में जो अगला जो पॉइंट निकल के आता है, शारीरिक एवं मानसिक श्रम में अंतर की समाप्ति। आमतौर पे ये सामान्य अवधारणा है कि जो मानसिक श्रम करने वाले हैं उनको शारीरिक श्रम करने वालों से उच्च स्थान प्राप्त होता है। पहले और ज़्यादा था, अभी भी है, कि मतलब ये माना जाता है कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करते हैं वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठतर है, और जो शारीरिक श्रम करते हैं वो कहीं ना कहीं निम्नतर हैं। तो अगर देखा जाए तो गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था में ये अंतर भी समाप्त हो रहा है। और वैसे भी उन्होंने ये माना है कि मतलब सर्वोदयी समाज की स्थापना की कल्पना की थी, जिसमें ये माना था, उन्होंने ये विचार दिया था कि सबका वेतन समान होना चाहिए, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, चाहे वो मानसिक श्रम वाला हो चाहे शारीरिक श्रम वाला हो, दोनों तरह के श्रम श्रम ही हैं और इनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक भंगी और एक डॉक्टर, एक वकील, जो विभिन्न तरह के कार्य करने वाले यानी शारीरिक और मानसिक श्रम करने वाले लोग हैं, उनके वेतन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो अगर ये देखा जाए तो इसकी शुरुआत उन्होंने विद्यालयों से करने की बात कही है, क्योंकि यहाँ पर चाहे उच्च वर्ग का बच्चा हो चाहे निम्न वर्ग का बच्चा हो, सबको वो कार्य करने पड़ते थे, सबको वो जो क्राफ्ट सीखने पड़ते थे, उसके माध्यम से विभिन्न तरह की जो वस्तुओं का निर्माण करना होता था वो करने पड़ते थे। तो अगर आप ये देखो तो ये यहीं से बालक में ये मूल्य विकसित कर रहे थे कि शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम में मतलब दोनों श्रमों का महत्व है और कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये भी इनकी एक विशेषता निकल के आती है। फिर इसके बाद इसकी अगली जो विशेषता नज़र आती है वो ये है क्रिया आधारित शिक्षण विधियाँ। तो इनकी जितनी शिक्षण विधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं क्रिया आधारित हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखो तो जो इनका मैक्सिमम टाइम था, हमने पाठ्यक्रम में पढ़ा था, तो उसमें 5.5 घंटे का जो समय था उसमें मैक्सिमम टाइम जो था वो क्राफ्ट के लिए था। और क्राफ्ट में क्या था, बालक ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाओं के माध्यम से सीखता था। तो अगर आप ये देखो तो क्रिया आधारित जो शिक्षण विधियाँ हैं, ये मनोविज्ञान भी कहता है कि जो क्रिया आधारित शिक्षण विधियाँ होती हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और इसके माध्यम से सीखा ज्ञान बालक को आजीवन याद रहता है और उस ज्ञान का वो अपने जीवन में उपयोग कर पाता है। तो अगर आप ये देखो तो एक विशेषता ये निकल के आती है कि इन्होंने रटने वाली शिक्षण विधियों पर जोर न देके क्रिया आधारित शिक्षण विधियों पर बल दिया है। फिर इसके बाद है समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण। तो अगर आप ये देखो तो ये भी एक विशेषता निकल के आती है कि यहाँ पर केवल मतलब ज्ञानात्मक पक्ष की विकास बात नहीं हो रही थी और क्रियात्मक पक्ष की भी बात हो रही थी, और ज्ञान और क्रिया दोनों में एकीकरण की बात हो रही थी कि बालक को जो भी सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाए उसका क्रियात्मक पक्ष भी विकसित किया जाए साथ में। जैसे बालक को मतलब पहले सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता था और उसको क्रियाओं के माध्यम से उस ज्ञान को पुष्ट किया जाता था, यानी प्रैक्टिकल। अब जैसे जो क्राफ्ट वगैरह सिखाए जाते थे बच्चों को, तो उसमें क्या होता था, शिक्षक पहले उस क्रिया के बारे में यानी उस क्राफ्ट के बारे में जानकारी देता था, सैद्धांतिक ज्ञान देता था, फिर क्रिया करके दिखाता था, छात्र उसका अनुकरण करते थे और उसका फिर प्रयोग करते थे। तो अगर ये देखा जाए तो ज्ञान मतलब सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक ज्ञान दोनों में एकीकरण कराया जाता था गांधी जी की जो शिक्षा योजना है। तो अगर आप ये देखो तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर वर्तमान समय की शिक्षा का हम सबसे बड़ा दोष देखें तो यहाँ पर यही है कि रटने वाली शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बालक को ज्ञान मतलब सैद्धांतिक ज्ञान हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग है या उसका व्यवहारिक उपयोग कैसे करना है ये नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान और क्रिया में एकीकरण नहीं है। तो गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था में एक ये विशेषता निकल के आती है कि यहाँ ज्ञान और क्रिया दोनों में एकीकरण बहुत अच्छे से कराया जाता था। फिर इसके बाद है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। महात्मा गांधी जी ने एक बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि उन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा है, क्योंकि ये सारे मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री मानते हैं
कि हम अपनी मातृभाषा में अपने भावों और विचारों का संप्रेषण बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो किसी अन्य भाषा में वैसे नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसका एक और कारण है, क्योंकि अगर बालक को किसी दूसरी भाषा में अगर शिक्षा प्रदान की जाएगी तो उससे उसकी सारी एनर्जी तो पहले दूसरी भाषा को सीखने में लग जाएगी और फिर भी वो उसमें उतना प्रवीण नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत अगर बालक को भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी तो उसको वो ज्ञान सीखने और समझने में बहुत आसानी होगी और उस ज्ञान का वो प्रयोग ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएगा। तो इसलिए चूँकि गांधी जी की जो शिक्षा योजना थी वो खास तौर से प्राथमिक शिक्षा के लिए थी, तो प्राथमिक शिक्षा में उन्होंने मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा देने की बात कही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। ये लगभग सारे शिक्षा शास्त्री और सारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाए। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान शिक्षा की एक बहुत बड़ी मतलब ये कहा जाएगा, बेशक लोग कहते हैं कि ठीक है अंग्रेजी का बहुत बोलबाला है, ये आवश्यकता है, लेकिन अगर आप ये देखो तो ये इसका दोषपूर्ण पक्ष भी है। सारे मनोवैज्ञानिक शोध ये कहते हैं, सारे मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही देनी चाहिए। फिर इसके बाद अगली जो विशेषता निकल के आती है वो है विद्यालय एवं समाज का निकट संबंध। तो अगर आप ये देखो तो हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा था, समाज और विद्यालय का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। अगर ये घनिष्ठ संबंध ना हो तो कभी भी शिक्षा के लक्ष्य नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि समाज ही विद्यालयों का निर्माण करता है। समाज जैसी अपेक्षा करता है, विद्यालय उन अपेक्षाओं को पूर्ति करने के लिए वैसे शिक्षा के उद्देश्य बनाते हैं, वैसे पाठ्यक्रम निर्माण होता है, वैसी शिक्षण विधियाँ होती हैं और वैसा ही बालकों को तैयार किया जाता है जैसी समाज की मांग होती है, जैसी समाज की आवश्यकताएँ होती हैं, जैसी समाज की अपेक्षा होती है। तो अगर समाज और विद्यालय का घनिष्ठ संबंध ना हो तो विद्यालय को नहीं पता होगा कि समाज में क्या परिस्थितियां बदल गई हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुसार कैसे शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना है और कैसे छात्रों में उन बदलती परिस्थितियों के अनुसार नए गुणों का विकास करना है या नए मूल्यों का विकास करना है। तो अगर आप ये देखो तो गांधी जी की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें विद्यालय और समाज का बहुत घनिष्ठ संबंध था। मतलब समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही, क्योंकि उस समय हम गुलाम थे और हमें अपनी शिक्षा की व्यवस्था खुद करनी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों का तो ये उद्देश्य था कि भारतीयों को शिक्षित नहीं करना था, उन्हें बस कुछ अपने लिए कुछ पढ़े लिखे क्लर्क तैयार करने थे। तो जन सामान्य की शिक्षा की कोई बात नहीं थी। तो इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो आत्मनिर्भर शिक्षा योजना की बात महात्मा गांधी जी ने की, दूसरी बात विद्यालय में उन्हीं क्राफ्ट्स की शिक्षा दी जाती थी जिनकी आवश्यकता समाज में थी। तो समाज और विद्यालय में घनिष्ठ संबंध आपको दिखता है इसमें। इसके अलावा एक और प्रमुख विशेषता इनकी नज़र आती है एकादश व्रत। चूँकि आप जानते हो कि महात्मा गांधी जी ने एकादश व्रत के पालन की बात कही है और उनका वो एकादश व्रत का पालन की बात इसलिए कही है क्योंकि इनका वैसे तो इनके जीवन का अंतिम लक्ष्य या सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मानुभूति या मोक्ष की बात करते हैं, ये आत्मज्ञान की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों पक्षों के विकास पर बल दिया है, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष पर। तो इनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, और इसके साथ में इन्होंने एक बात और कही है, सर्वोदयी समाज के निर्माण की इन्होंने बात कही है। इनका ये कहना है कि कोई भी समाज तब तक उन्नत नहीं हो सकता जब तक वहाँ के नागरिकों में सर्वोदयी विचारधारा नहीं होगी, यानी सबके उदय की बात नहीं होगी। तो इसके लिए इन्होंने ये इस बात पर बहुत बल दिया था कि चाहे भौतिक लक्ष्य हो चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो, दोनों तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है एकादश व्रत। एकादश व्रत हमने पूर्व में पढ़े हैं, तो मैं बार बार उन एकादश व्रतों की व्याख्या नहीं करूंगा, आपको पता है पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो इन्होंने एकादश व्रत की बात कही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात इनकी शिक्षा की निकल के आती है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की कुछ विशेषताएँ पढ़ी। अगली कक्षा में हम गांधी दर्शन के जो दोष हैं, जाहिर सी बात है कोई भी विचारधारा होती है तो उसमें कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं, तो कुछ उसमें दोष भी हैं, तो उन दोषों का अध्ययन करेंगे। आप आज की कक्षा में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।